तो हमने आपको कहा था कि फाइनेंशियल एसेट्स की डी रिकॉग्निशन हम किस लेवल पे चेक करते हैं? हम इसको चेक करते हैं एट कंसोलिडेशन लेवल। फिर हमने एक बात और भी कही थी कि हमारे पास डी रिकॉग्निशन जब की जाती है तो ये हो सकती है ऑफ फुल और पार्शियल एसेट हो। बाई चांस अभी भी कुछ देर पहले एक सवाल किया था, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, एक कुछ सवाल किया था जिसके अंदर ना 90% एसेट बिक रहा था, इफ यू रिमेंबर, जिसको मैंने कहा था मैंने अभी तक पूरा डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो ये नहीं कि हम पार्शियल एसेट भी बेच सकते हैं, बट मैंने अभी तक आपके साथ इस पर बात नहीं करी है कि पार्शियल एसेट क्या होता है। इसके ऊपर मैं भी थोड़ी देर में चर्चा करता हूं। हमने आपसे कहा कि डी रिकॉग्निशन अगर हमें करनी पड़ती है तो देयर आर सम कंडीशंस ऑफ डी रिकॉग्निशन। तो कंडीशंस ऑफ डी रिकॉग्निशन क्या है? तो हमने कहा कि ये 3 सिचुएशंस हैं या 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। हम डी रिकॉग्निशन कब कब कर सकते हैं? जब हमारे राइट्स टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एक्सपायर। जब हमारे राइट्स क्या हो जाते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर कब हो जाते हैं? किन स्थितियों में ये एक्सपायर हो जाते हैं? भाई जब आप उनको रियलाइज कर लेते हैं अपने एफए को, तो हमारे अमाउंट रियलाइज हो जाते हैं के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एक्सपायर हो जाते हैं। या हमने कहा हमारे पास लीगल रिलीज हो जाता है। इसका मतलब यह कि आप अपने पास उस पार्टी को रिलीज कर देते हैं कि भाई तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो खत्म हो गया। या कुछ केसेस में, इन द केस ऑफ डेरिवेटिव्स, हमारे पास उसका पीरियड एक्सपायर हो जाता है, बिना सेटलमेंट किए हुए ही उसका पीरियड एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोल देते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एक्सपायर हो गया। अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो बात खत्म। आपके लिए ऐसी स्थिति के अंदर कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने अपने पास इसे क्या कर दिया? डी रिकॉग्निशन कर देना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमने अपने पास क्या कर दिया? सेल या असाइन कर दिया। असाइनमेंट के अंदर वर्ड फैक्टरिंग भी आता है, और मैंने इसमें यह भी कहा था फैक्टरिंग के अंदर अगर मान लीजिए हमारे को कोई लॉस होता है ऑन ट्रांसफर तो उस लॉस को हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। अदरवाइज हम अपने पास गेन और लॉस ऑन सेल बोलते हैं। जाना दोनों ही केसेस के अंदर P&L में है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं बात करता हूं सेल का या असाइनमेंट का, तो मैंने आपसे यह कहा था कि ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर के साथ साथ कौन सी कंडीशन? दिस इज कंडीशन 1। अच्छा, इस कंडीशन को अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो ये क्या है? इसका मतलब है राइट टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज गिवन टू समवन एल्स। हमने अपना राइट टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो किसी और को दे दिया। हमने कहा चल भाई तू कलेक्ट कर ले सारा का सारा कैश फ्लो, तथा हमने साथ में उसे क्या दे दिया? हमने उसे सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पास ट्रांसफर हो गया। सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज्यादा, काफी। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब है जो खतरा है, यानी कि नो कलेक्शन का या डिफॉल्ट का रिस्क। और डिफॉल्ट का रिस्क ही अल्टीमेटली रिवॉर्ड भी होता है। अगर टाइमली पैसा मिल जाए तो उसको रिवॉर्ड भी बोल देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब अगर ये 2 कंडीशन ट्रांसफर हो जाए, यानी कि दिस इज एंड, कि ट्रांसफर भी हो एंड सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिजर्व भी ट्रांसफर्ड हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डी रिकॉग्निशन कर दीजिए। फिर इन दैट सिचुएशन डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पास इस कंडीशन को चेक नहीं कर पा रहे होते, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव कंडीशन भी साथ में बनी हुई है। वो क्या है? कि हमने ट्रांसफर कर दिया है अपना एसेट, तथा अब रिस्क एंड रिवॉर्ड को छोड़ो, हमने कहा कंट्रोल ऑफ एफए ट्रांसफर कर दिया है। व्हाट इज द कंट्रोल? मीनिंग ऑफ कंट्रोल क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि जिस पार्टी को हमने ट्रांसफर किया है, जो बायर है, वो सेल कर सकता है या प्लेज कर सकता है एफए विदाउट एनी एडिशनल कंडीशंस। हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, वो हमारे पास जब चाहे उसको सेल कर सकता है। देयर वेंडर की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर कि उसको अपने पास सेल करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम अपने पास क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इस केस में भी हम उसको डी रिकॉग्निशन कर देते हैं।
एक और भी अरेंजमेंट था जिसका नाम था पास थ्रू अरेंजमेंट। पास थ्रू अरेंजमेंट में क्या होता है, इसके अंदर हम अपने पास राइट्स टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिटेन कर लेते हैं, राइट टू कैश फ्लो रिटेन कर लेते हैं एंड एज्यूम कर लेते हैं ऑब्लिगेशन ऑन सच कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। तो मुझे फटाफट से ये बताओ यहां पर हमने क्या किया था, राइट टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हमने ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है ना, ये राइट टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ट्रांसफर किए थे, राइट टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ट्रांसफर किए थे, यहां राइट टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिटेन किए हैं, यहां राइट टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एक्सपायर हुए थे। कैन यू सी द डिफरेंस इन दीज वर्ड्स कि अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो हम तब भी अपने पास उसको ट्रांसफर कर देंगे। इनके लिए भी कंडीशन तो यही वाली है। इन कंडीशंस को हमने सरल भाषा में 3 शर्तों में रूपांतरित कर दिया था कि अगर ये 3 बातें हो तो हम मान लेंगे कि यही वाला सिचुएशन पूरा हो जाता है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं कि वो 3 बातें ये हैं कि हमारे पास जब हम ट्रांसफर करनी है, एज्यूम्ड ऑब्लिगेशन इज पेबल only in case of collection from FA। हमारे पास कोई अदरवाइज, नो अदरवाइज ऑब्लिगेशन, हमारी कोई और अदरवाइज ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब हमारी ऑब्लिगेशन विल अराइज ओनली व्हेन वी विल कलेक्ट द मनी, अदरवाइज हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। हम अपने पास सेल नहीं कर सकते हैं या प्लेज नहीं कर सकते हैं अपने एफए को, यानी है तो हमारे पास, रिटेन तो कर रखा है, पर हम सेल नहीं कर सकते किसी और को, हम उसको प्लेज नहीं कर सकते अपने पास किसी और को। और फिर हमने कहा कि हमारे पास ऐसे में कोई डिले नहीं होनी चाहिए इन कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द कैश फ्लोज। उन कैश फ्लोज के अंदर कोई हमारा जैसे ही आते हैं तुरंत हम उसको पे कर देते हैं। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसको मैनेज करने के लिए हम लोग एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, अ काइंड ऑफ ट्रस्ट समझ लो या कोई और एक एग्रीमेंट समझ लो या कोई ऐसा व्हीकल बना लेते हैं, इसको एसपीबी ही बोलते हैं, जिसका पर्पस केवल और केवल इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कराने के लिए होता है। अंशु ये हमारे व्यू पॉइंट से चेक होगा, नॉट फ्रॉम द ट्रस्ट व्यू पॉइंट। तो हमने कहा ये 3 सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम अपने पास ट्रांसफर करते हैं। बारी आती है इसके अंदर कुछ और भी, वो ये आती है कि देयर आर फ्यू स्पेशल सिचुएशंस, कि हमारे पास कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी हो सकती हैं। स्पेशल सिचुएशन में क्या हो सकता है, कई बार तो एफए ट्रांसफर होता है विद आईआरएस, यानी इसमें कहीं आईआरएस भी आ जाता है। व्हाट इज आईआरएस? इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसको हमने भी डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब ये पेंडिंग है, जैसे ये पेंडिंग था तो ये भी पेंडिंग है, इसको बाद में डील करेंगे। मैंने कहा दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम अपने पास राइट्स टू रीपरचेज विद ऑब्लिगेशन, मतलब आपको करना ही होगा, या हमारे पास सिर्फ राइट टू रीपरचेज है, नो ऑब्लिगेशन। इन्हें क्या बोलते हो? इन्हें बोलते हो ऑप्शंस, और इन्हें आप क्या बोलते हो वैसे? फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स बोलते हो। यू कॉल देम फ्यूचर और फॉरवर्ड। मैंने आपसे कहा अगर मान लीजिए राइट टू रीपरचेज हमारे पास किस पर है कि आप उसे परचेज करेंगे एट फेयर वैल्यू, तो एक बात बताओ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, कह रहा मैं ये एसेट दोबारा फ्यूचर में फेयर वैल्यू पर ले लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डी रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। मतलब आई एम एज्यूमिंग कि बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सिर्फ इस पॉइंट को डील कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर क्वेश्चन में लिखा है रीपरचेज कर सकते हो एट फेयर वैल्यू, तो आपको डी रिकॉग्नाइज कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं राइट टू रीपरचेज जो यहां पर है वो फेयर वैल्यू पर नहीं है, वो किसके ऊपर है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दिस इज एट फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड रिटर्न।
तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानते हैं, हम बोलते हैं कि साहब अगर आपके पास एक ऐसा राइट है कि आप उसको फिक्स प्राइस पर ही वापस ले सकते हैं, तो आप उसे क्या मानेंगे? आप बोलेंगे आपने एक्चुअल में एसेट वापस ले ही लेना है, तो आप उसे क्या कहेंगे? अब आपके यहां पर तो रीपरचेज करने की बात ही लिखी हुई है, तो यानी कि आप क्या करेंगे? डू नॉट डी रिकॉग्नाइज। जब बारी आती है ऑप्शंस की, और अगर ऑप्शंस भी हमारे पास एट फेयर वैल्यू है कि आपका स्ट्राइक प्राइस एट फेयर वैल्यू है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या कर देंगे? डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन हमारे पास आती है कि जिसके अंदर फिक्स प्राइस है यानी कि स्ट्राइक प्राइस है, तो यहां पर हमने आपके साथ कुछ और बातें भी करी थी। वो क्या बातें करी थी? क्या वो बातें मैं अब अपने पास यहां पर स्टार लगा के इधर कर सकता हूं कि वो हमारे पास कॉल ऑप्शन है या हमारे पास पुट ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन किसके पास होती है? सेलर के पास होती है। पुट ऑप्शन किसके पास होती है? बायर के पास होती है। तो मैंने कहा आप उसको चेक कर लीजिएगा कि वो इन मनी है। बाई चांस मैंने 2 मिनट पहले इसको कवर किया है, ये इन मनी है, ये आउट ऑफ मनी है, और ये इन मनी है या आउट ऑफ मनी है। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए आप अपने पास राइट रखते हैं कि आप वापस खरीद सकते हैं और खरीदना आपको पड़ता खाता है, तो डू नॉट डी रिकॉग्नाइज। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपको पड़ता नहीं खाता है, तो आप क्या कर देंगे? डी रिकॉग्नाइज। तो दीज आर जस्ट वैरायटी फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चंस कि आपको पता होना चाहिए, और इसके अंदर डू नॉट डी रिकॉग्नाइज आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना कि आप खरीदने का राइट रखते हो और आपको खरीदना पड़ता खाता है कि पड़ता नहीं खाता है। जब मैं ये बोलता हूं ये रीपरचेज, ये एसेट कौन सा वाला होना चाहिए? तो रीपरचेज सिमिलर एसेट भी हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूटेड एसेट विद द सिमिलर फेयर वैल्यू भी हो सकता है। ये बात भी आपके साथ हमने आपको कवर की थी कि हमारे पास ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर हमने आपके साथ डी रिकॉग्निशन की जनरल एंट्रीज के बारे में भी बात करी थी। तो मैंने आपसे कहा था डी रिकॉग्निशन की जनरल एंट्रीज क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए, और अगर इसमें डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, या कुछ केसेस में ओसीआई में भी जाएगा जहां पर वो एसेट ओसीआई में क्लासिफाइड है, तो आप उसके पास इन दैट सिचुएशन वहां डाल देंगे। और एक एंट्री भी मेरे पास रहती थी, वो कौन सी एंट्री रहती थी? सिक्योरिटाइजेशन की एंट्रीज पेंडिंग थी। तो सिक्योरिटाइजेशन की एंट्रीज को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 चर्चाएं मेरे पास अभी बची हुई हैं, बाकी चर्चाएं आपके साथ मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ऑप्शन में क्या लिखा? ऑप्शन में ये लिखा है कि ऑप्शन अगर एट फेयर वैल्यू है तो डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, और अगर ऑप्शन मतलब ऑप्शन है कि हम बाय कर सकते हैं एट फेयर वैल्यू, तो डी रिकॉग्नाइज कर दो। ऑप्शन है कि आप स्ट्राइक प्राइस पर ही बाय करेंगे, स्ट्राइक प्राइस इज अ फिक्स प्राइस, तो फिक्स प्राइस है, तो इस स्टार को मैं यहां ले आया। वो कॉल किसके पास है? सेलर के पास है या बायर के पास है? एंड अकॉर्डिंगली मैंने क्लासीफाई किया। मैं इसका भी